गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले स्विच का पासवर्ड रिकवरी के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो स्विच का पासवर्ड रिकवरी है, ये टॉपिक का कोई मैं प्रैक्टिकल आपको लॉजिकली नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ फिजिकल डिवाइस की ज़रूरत होता है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत होता है डिवाइस के ऊपर बेसिकली, जो कि मैं यहाँ पे करके आपको नहीं दिखा सकता। पैकेट ट्रेसर वगैरह में भी इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो पासवर्ड रिकवरी के बारे में अगर मैंने पहले वाले क्लास पे जब हम चालू किए थे, शायद पहले मैंने आपको बताया था कुछ राउटर के पासवर्ड रिकवरी के बारे में, तो थोड़ा मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। पासवर्ड रिकवरी का मतलब आपका ऐसा है कि आपके डिवाइस में कुछ पासवर्ड्स होते हैं, जैसे आपके पास एनेबल पासवर्ड हो गया, उसके बाद आपके पास कंसोल पासवर्ड हो गया, आपके पास टेलनेट और एसएसएस के लिए जो पासवर्ड वगैरह आप सेट करते हो एंटर करने के लिए, वो पासवर्ड वगैरह हो गया। तो ये पासवर्ड बेसिकली हम डिवाइस के ऊपर क्यों सेट करते हैं? अपने डिवाइस को कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। मतलब ऐसा हो सकता है मेरा नेटवर्क में कोई डिवाइस पड़ा है, डेटा सेंटर के अंदर कोई चला गया, या फिर एक डिवाइस ऐसे ही पड़ा था, उसके ऊपर कोई किसी ने कंसोल केबल लगा के उसको एक्सेस करना चालू कर दिया। तो एक्सेस करना चालू कर दिया मतलब हो सकता है वो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाके कुछ कॉन्फ़िगरेशन का भी गड़बड़ी कर सकता है। तो इसको थोड़ा सिक्योरिटी और देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइस में एनेबल पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मतलब हमारा डिवाइस जब भी ऑन होता है ये एनेबल मोड में आ जाता है, उसके बाद हमें प्रिविलेज मोड में जाना होता है, फिर उसके बाद आपके डिवाइस जब आपका ऑन हो जाता है, आपका यूज़र मोड में आ जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो, यूज़र मोड एनेबल मोड या फिर प्रिविलेज मोड में हमें जाना पड़ता है, एनेबल कमांड टाइप करके, फिर उसके बाद हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ता है। तो हम इसके रेस्ट्रिक्शन में हम क्या कर सकते हैं, कोई अगर कंसोल केबल कनेक्ट कर रहा है तो सबसे पहले वो यूज़र मोड में आएगा। यूज़र मोड से एनेबल मोड में जाने के लिए हम एनेबल पासवर्ड सेट करते हैं, ताकि वो अगर एनेबल कमांड टाइप करे तो उसके बाद एक पासवर्ड मांग लेगा। अगर उसको पासवर्ड पता है तो ठीक है, वो एंटर कर जाएगा आपका प्रिविलेज मोड में। अगर उसे पासवर्ड नहीं पता है उस केस में वो एंटर नहीं कर सकता। दूसरे आपके पास हो सकता है कोई अगर टेलनेट और एसएसएस के लिए भी कोई आपका एक्सेस बाहर से ले रहा है, हो सकता है उसे पता चल गया आपका टेलनेट का पासवर्ड है, एसएसएस का पासवर्ड, फिर भी वो अंदर आने के बाद हम एनेबल पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो कोई भी आपके डिवाइस का रिमोट एक्सेस ले रहा है, फिर एक्सेस लेने के बाद उसे एक्सेस तो मिल गया, उसे हो सकता है आपने टेलनेट या फिर एसएसएस में आपने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया था, या फिर जो पासवर्ड आपने यूज़र नेम पासवर्ड सेट किया था किसी दूसरे यूज़र के पास था, वो भी आने के बाद आप एनेबल पासवर्ड सेट कर सकते हो। जिससे कि हालांकि आप एनेबल पासवर्ड दो तरह का आपके पास होते हैं, एक नॉर्मल जिसे आप एनेबल पासवर्ड बोलते हो, और एक होता है एनेबल सीक्रेट, जो आपका कुछ MD5 के वैल्यू में आपको हैश वैल्यू में आपको देखने को मिलता है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसके लिए ये थोड़ा बेसिक सा कुछ होता है कॉन्फ़िगरेशन अपने डिवाइस का सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो मान लो आपने कुछ पासवर्ड सेट किया था, उसके बाद आपने पासवर्ड भूल गए गलती से, कुछ आपने, या फिर आप पासवर्ड टाइप करते करते आपने कुछ गलत पासवर्ड टाइप कर दिया और आपको याद नहीं हो पासवर्ड, तो उस केस में आप कभी भी डिवाइस के अंदर एंट्री नहीं कर सकते जब तक आपके पास पासवर्ड नहीं है। तो इस तरह का सिनेरियो रियल टाइम, इस तरह का जो सिनेरियो होता है ना, ये रियल टाइम में भी आपको देखने को मिलता है। कभी कभी एडमिन जो होता है वो पासवर्ड भूल जाता है, या फिर कोई पुराना पासवर्ड आपके पास था, आपने चेंज करके नया कर दिया, फिर उसके बाद आपको पुराना ही याद है, नया आपने भूल गया। इस तरह का होता है कभी कभी। तो इस केस में बचने के लिए भी हमारे पास कुछ रास्ते हैं। तो हमें जो रास्ते में थोड़ा और रिवाइज कर देता हूँ कि ये पासवर्ड एक्चुअली आपका स्टोर कहाँ पे होता है, उससे हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत होता है। तो आपको बेसिकली पता है, जब भी हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर, मानो कि हमारा स्विच हो गया, राउटर हो गया, किसी भी डिवाइस के ऊपर हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आपका टेम्पोररीली क्या होता है, आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होता है। फिर आप राइट कमांड या फिर कॉपी कर लिया आपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, तो वो फाइल आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आ जाता है। तो जो भी हम पासवर्ड वगैरह सेट कर रहे हैं, जो भी कमांड चला रहे हैं, वो हमारा कहाँ पे सेट हो रहा है, टेम्पोररी के लिए रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड हमारे पास हो गया स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो बूट प्रोसेस के ऊपर अगर हम चले जाएंगे तो हमें पता है जब भी हमारा डिवाइस अप आ जाता है, सबसे पहले iOS लोड करने के बाद डिवाइस क्या करता है, कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू के हिसाब से ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास पुराना कॉन्फ़िगरेशन है उसे डिवाइस के ऊपर लोड करने के लिए वो कोशिश करता है। मतलब डिवाइस प्रोसेस क्या करता है, उल्टा करता है, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। मतलब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका फाइल सेव है उसे क्या करता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी कर देता है, जो कि आपका डायनामिक रैम के ऊपर होता है। फिर आपका डिवाइस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपका ओल्ड बचा था, डिवाइस बूट होने के बाद आपको देखने को मिलता है। तो हमें पता है कि अगर हम कोई पासवर्ड भी सेट करते हैं, एनेबल पासवर्ड वगैरह, तो वो पासवर्ड भी हमारा कहाँ पे है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर वो ऑलरेडी सेव है, और वो कहाँ पे पड़ा रहता है, आपका हो सकता है फ्लैश मेमोरी में या फिर NVRAM में। जिस डिवाइस के पास आपका NVRAM होता है उस डिवाइस में आपको NVRAM में देखने को मिलेगा वो वाला फाइल, जिसमें आपका NVRAM नहीं है उस केस में आपको वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्लैश फाइल में आपका सेव हो जाता है।
कुछ स्विचेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, ओल्ड मॉडल के स्विचेस में आपका एनवीराम नहीं होता है, तो उस केस में आपका फ्लैश मेमोरी के अंदर ही वो फाइल आपका सेव होता है। हालांकि आपके कुछ ओल्ड मॉडल, नया मॉडल सारे राउटर में आपको एनवीराम देखने को मिलते हैं जिसमें आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सेव होता है। और नया मॉडल का जो स्विच आपके पास आ रहा है उसमें भी अभी आपको एनवीराम देखने को मिलेंगे। आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो एनवीराम में या फिर फ्लैश में, दोनों में कहीं पे भी आपको हो सकता है। अगर कैटलिस्ट मॉडल के बारे में हम बात करें तो आपको फ्लैश में वो वाला फाइल आपको देखने को मिलता है। तो हम अगर किसी तरह से हमारा बूट प्रोसेस को थोड़ा स्किप करा दे, क्या स्किप करा दे कि वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही ना लोड करे स्टार्टिंग में, तो हम डिवाइस के अंदर आ सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर भी हम जा सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में डाल सकते हैं और जो भी चेंज करना है हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पासवर्ड रिकवरी के टाइम में दिखाया था। तो राउटर की तरह यहाँ स्विच में भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आपके स्विच में क्या होता है, आपके पास एक फ्लैश मेमोरी होता है, ठीक है। अगर आप 100 फ्लैश या फिर ये फ्लैश मेमोरी में क्या फाइल है आपको देखने के लिए आपको कमांड क्या चलाना पड़ता है, आप ये कमांड चला सकते हो 100 फ्लैश, या फिर आप dir कमांड चला सकते हो, डायरेक्टरी। ये dir अगर आप चलाओगे तो बाय डिफॉल्ट ये फ्लैश के फाइल दिखाता है, या फिर आप ये भी कमांड चला सकते हो dir फ्लैश, तो आपको सारे फाइल जो है ना आपके फ्लैश में वो लिस्ट में दिखा देता है। स्विच के अंदर अगर आप जाओगे, अगर dir फ्लैश आप करोगे ना, तो ये इसमें मैं देख रहा था पैकेट ट्रेसर में आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन कैटलिस्ट मॉडल में अगर आप जाओगे, जैसे आपके पास 3550, 3750, 3850 ये सारे मॉडल आपके पास हो गए, 2960, 3550, 3650, 3750, 3850, ये सारे आपके कैटलिस्ट मॉडल्स हैं। इन मॉडल के ऊपर अगर आप जाओगे 100 फ्लैश या dir फ्लैश आप करोगे तो आपको एक config.txt वाला फाइल दिखेगा, ठीक है। यही फाइल आपका बेसिकली स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होता है स्विच के लिए। और कुछ स्विच के मॉडल में भी आपको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब ये फाइल जो आपका होता है, आप अगर करते हो ना वो कमांड कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप कमांड चलाते हो या फिर राइट कमांड चलाते हो, तो आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो भी फाइल है, सॉरी जो भी कमांड आपने चलाया, ये उसको लाके यहाँ पे स्टोर कर देता है। और ये आपका क्लास में देखने को मिलता है कैटलिस्ट स्विच के लिए, ये सारे मॉडल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है, अब देखो आप एनेबल पासवर्ड अगर सेट किए हो तो एनेबल पासवर्ड भी आपका इसके अंदर है। और आपका डिवाइस का जैसे बूट प्रोसेस मैंने आपको बताया था, उसी बूट प्रोसेस के हिसाब से सबसे पहले आपके डिवाइस क्या करता है, iOS को लोड करने के बाद सबसे पहले आपका क्या होता है, जैसे बूट प्रोसेस में मैंने आपको बताया था पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आपका हो गया, फिर आपके बाद iOS लोड का प्रोसेस आपका होता है, उसके बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर आपके पास कुछ है कि नहीं है उसे लोड करने की प्रोसेस होता है। अगर ये लोड करने की प्रोसेस को अगर हम स्किप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइस जो है सेटअप मोड में आ जाएगा। और सेटअप मोड जो होता है नया डिवाइस की तरह होता है, उसके अंदर जाके फिर हम ये वाले फाइल में जो भी चीज़ें है उसे कॉपी करके हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में ला सकते हैं और अपना प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर पासवर्ड वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सबसे पहले डिवाइस में क्या होता है आपको पता है, हमें क्या करना पड़ता है, रोमन मोड में जाना होता है। स्विच में भी आपका कुछ रोमन मोड होते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले रोमन मोड में जाने के लिए, जैसे राउटर में मैंने आपको बताया था बूटिंग के टाइम Ctrl+C अगर आप दबा दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप रोमन मोड में आ जाओगे। लेकिन स्विच में ऐसा नहीं होता है। स्विच में पहला स्टेप आपका क्या होता है, आप पावर को ऑफ कर दो स्विच से, मतलब जो पावर प्लग है ना उसे निकाल दो स्विच से। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, एक मोड बटन होता है, ठीक है। ये जो मोड बटन आपका होता है ना, ये बटन आपका कहाँ पे होता है, स्विच के सामने के साइड में अगर आप देखोगे ना तो एक छोटा सा बटन आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा नेट से ट्राई करता हूँ इसको फाइंड करने के लिए। शायद इसका कोई इमेज मिल जाए। ये देखो, ये जो सामने नीचे आपको दिख रहा है ना, ये आपका एक मोड बटन है। अरे बाप रे, तो ठीक है। यहाँ पे एक जो बटन आपको दिख रहा है ना, ये आपका मोड बटन है स्विच का। तो आप जब भी पावर ऑफ करते हो, आप पावर निकाल लो, फिर उसके बाद आप मोड बटन को दबा के रखो, फिर उसके बाद आप पावर इंसर्ट कराओ। और पावर इंसर्ट करने के बाद आप थोड़ी कुछ सेकंड के लिए, मतलब 5 सेकंड के लिए आप इंतजार करो, फिर उसके बाद मोड बटन को आप रिलीज कर दो, ठीक है।
और आपका जो बूट प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, और बूट प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आपका डिवाइस क्या होगा, रोम 1 मोड में आ जाएगा। और आपको कैसे पता चलेगा आपके डिवाइस रोम 1 मोड में आ रहा है, आपको इस तरह का कमांड इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी आप एनाबल करते हैं तो आपको स्विच, उसके बाद आपका ये वाला मार्क आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला मार्क नहीं, आपको ये वाला मार्क देखने को मिलेगा, कॉलम वाला। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपके डिवाइस जो है ये कहाँ पे आपका आ गया, ये रोम 1 मोड में आपका आ गया है। इस रोम 1 मोड में जाके आपको एक कमांड चलाना पड़ेगा, क्या कमांड, dir फ्लैश। सबसे पहले आपको एक फ्लैश इनिट वाला कमांड चलाना पड़ता है, फ्लैश को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, ये कमांड आपके पास होते हैं, फ्लैश इनिट। ये कमांड आप चला लो ताकि आपका फ्लैश जो है ना वो इनिशियलाइज हो जाए, ताकि सारे फाइल का जितना भी फाइल लिस्ट उसके अंदर है वो आपको दिख जाए। ठीक है, उसके बाद आपको ये कमांड चलाना पड़ता है, dir फ्लैश। ठीक है, ये कमांड अगर आप चलाओगे तो आपको फ्लैश में जितने सारे आपके फाइल है ना वो फाइल लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसमें एक फाइल आपको देखने को मिलेगा config.txt। यही आपका होता है बेसिकली आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसके अंदर आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन है। आपको क्या करना है, आपके डिवाइस नेक्स्ट टाइम जो बूट हो जाएगा ना, तो बूट होने के बाद आपके डिवाइस में ये वाला फाइल आपका लोड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें इसे रोकना है। तो रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बात आपके पास है, आप ये फाइल को डिलीट कर दो, आपके डिवाइस कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लाएगा आगे। लेकिन अगर हम डिलीट कर देते हैं तो इसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमारा स्टोर था वो भी चला जाएगा, उसमें भी दिक्कत है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको रीनेम कर लेंगे। तो हम क्या चलाएंगे, आपको एक कमांड चलाना पड़ेगा, रीनेम, फिर आपको लिखना पड़ेगा, ये फ्लैश हो गया, फ्लैश के अंदर मेरा एक फाइल है config.txt, और किस नाम से, ये हो गया आपका ओल्ड नाम जो ऑलरेडी आपका अवेलेबल है, इसको एक नया नाम हम दे देंगे। हम क्या करेंगे, फ्लैश फिर config.txt.old। आप ओल्ड भी लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये सजेस्टेड है नाम, config.txt.old आप कर दो, नहीं तो आप config.txt जगह txt की जगह आप ये कर सकते हो 123.txt, या फिर ऐसा कुछ नाम भी आप रख सकते हो। बेसिकली ये फॉर्मेट आपका लिनक्स की तरह है, एक फाइल को रीनेम करने के लिए। ठीक है, इसमें बेसिकली कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रीनेम कर रहा हूँ कौन से वाले फाइल को, फ्लैश में एक फाइल है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा वो फाइल के पाथ कहाँ है, ये इसका पाथ है, इसके अंदर ये सेट है, और फाइल का नाम ये है config.txt, और स्पेस देके मैं फिर लिखूंगा, उसी फ्लैश के अंदर ये रहेगा और उसका नाम ये बन जाएगा। तो अभी ये जो आपके पास config.txt था, इसका नाम अभी चेंज हो जाएगा किसमें, config.txt.old, ये नाम पे आ जाएगा। हालांकि आपके डिवाइस को पता है कि मेरे को जब भी मतलब डिवाइस स्टार्ट हो जाना है, मतलब बूट हो गया मैं, तो उसके बाद मेरे को क्या करना है, आपके डिवाइस को पता है कि config.txt फाइल को लोड करना है। अभी config.txt फाइल जो है ना वो आपको नहीं मिलेगा, और आपने क्या किया, डिवाइस को रिलोड कर दिया। आप रिलोड कमांड चला सकते हो, रिलोड या फिर रीसेट, ये दो में से कोई एक कमांड आप चला सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको कुछ कमांड में अगर रिलोड नहीं हुआ, कोई बग वगैरह आपको मिला, तो फिर से आप पावर निकाल के फिर से लगा सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपका हो गया। अभी आपका डिवाइस फिर से बूट होने लग जाएगा। अभी आपका डिवाइस बूट होने के टाइम मोड बटन वगैरह कुछ भी मत दबाओ, जैसे कि आपका डिवाइस जनरली बूट हो रहा है उसी तरह उसे छोड़ दो बूट होने के लिए। अभी आपका डिवाइस बूट हो जाएगा। बूट होने के बाद आपके डिवाइस में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास नहीं आएगा, और जैसे आपके पास ये जनरल सेटअप मोड आता है ना, उसी तरह का आपको सेटअप मोड देखने को मिलेगा। अभी आप क्या करो, इस सेटअप मोड के अंदर जाने के बाद, सॉरी सेटअप मोड को आप नो कर दो, आपको सेटअप मोड के अंदर जाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करो, डायरेक्टली आप एंटर कर जाओ आपके प्रिविलेज मोड या फिर एनेबल मोड के अंदर, क्योंकि अभी पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं मांगेगा। वहाँ पे फिर आप क्या करो, ये जो रीनेम कमांड आपने चलाया था ना, ये कमांड, इसका अभी उल्टा प्रोसेस कर दो। उल्टा प्रोसेस मतलब अभी ये जो फाइल नेम आपका है इसको रीनेम करके फिर से ओल्ड फाइल नेम दे दो। फिर से आपको वही कमांड चलाना पड़ेगा, हालांकि ये प्रिविलेज मोड में आपको हाश देखने को मिलेगा, रीनेम फ्लैश, उसके बाद आपका था config.txt .old, ये वाला आपका नाम था। क्या कर रहा हूँ मैं भाई। फिर उसके बाद उसको क्या नाम देना है, ओल्ड वाला जो नाम था आपका वो दे दो, जो आपने चेंज किया था रोम 1 मोड के अंदर जाके उसको रिबूट कर दो। हो गया, अभी आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो जैसा था डिवाइस में वैसे हो गया।
अभी आपको क्या करना है आपके, लेकिन ये फाइल तो आपने रीनेम कर दी, लेकिन आपके डिवाइस में अभी बाय डिफॉल्ट जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है ना सेटअप मोड के बाद, वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपके चल रहे हैं जिसमें कोई भी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये कमांड चलाओ, कॉपी स्टार्टअप टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। इसका मतलब आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है अपना config.txt है, ये फाइल आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की तरह पहचान में आता है। इस फाइल में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसे लोड कर दो किसमें, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और आपके पास सारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। फिर आप चला जाओ, जो एनाबल पासवर्ड आपने सेट किया था ना, आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके एनाबल पासवर्ड या फिर एनाबल सीक्रेट जो भी आपने सेट करना था आपको, वो आप कर दो। आप जो भी पासवर्ड आपको रखना है वो आप दे दो। फिर उसके बाद उसे राइट कर दो। सेव करने के बाद आप डिवाइस को रीलोड करो या ना करो, आपके ऊपर है। अगर आप रीलोड कर लोगे तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड, वो भी मांगेगा फिर से, जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है यहाँ पे वो पासवर्ड दे दो, आपको खोलेगा। बेसिकली इसमें प्रोसेस आपको क्या याद रखना है, आपको सबसे पहला पॉइंट आपका यही है कि आप क्या करो, डिवाइस के मोड बटन के पहले डिवाइस को पावर आउट कर दो, मतलब पावर प्लग से निकाल दो डिवाइस को। फिर मोड बटन को दबा के रखो और पावर लगा दो। ठीक है, लगाने के बाद 5 सेकंड या 6-7 सेकंड इतने टाइम तक आप इंतजार करो। फिर उसके बाद मोड बटन को रिलीज कर दो। करने के बाद आप देखोगे कि डिवाइस बूट होगा कहाँ पे, रोम 1 मोड के साथ डिवाइस आपका बूट हो जाएगा। जो रोम मॉनिटर मोड आपका होता है मिनी iOS, उसके साथ लोड हो जाएगा। होने के बाद आप क्या करो, आप पहले फ्लैश इनिशियलाइजेशन कमांड चला दो, flash_init कमांड जो है, ये वाला कमांड, ये flash_init है, कोई स्पेस वगैरह नहीं है। इसको करने के बाद कुछ सेकंड आपको ले लेगा फ्लैश इनिशियलाइज करने के लिए। फिर उसके बाद आप क्या करो, अपने फ्लैश में क्या फाइल है आप देख लो, dir flash आप चला दो। उसके बाद आपको config.txt वाला फाइल दिखेगा, आप वो config.txt वाला फाइल को आप रीनेम वाला कमांड चला के क्या करो, config.txt.old नाम कर दो। फिर उसके बाद आप क्या करो, डिवाइस को रिलोड कर दो। रिलोड करने के बाद आपके डिवाइस सेटअप मोड में आएगा। आपको सेटअप मोड के अंदर जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी, आप नो कर दो। फिर उसके बाद आप प्रिविलेज मोड के अंदर चले जाओ, आपको कोई पासवर्ड वगैरह नहीं मांगेगा। फिर आपके पास जो config.txt.old वाला फाइल आपने नाम किया ना, उससे रीनेम करके फिर ओल्ड नेम दे दो, config.txt कर दो। फिर उसके बाद आप क्या करो, उस config.txt में जो कमांड मतलब आपके है स्टोर होके, उस कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर दो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू रनिंग कॉन्फ़िग वाला कमांड चला के। फिर उसके बाद आपका आ गया, अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आप चले जाओ और आपका पासवर्ड को चेंज कर लो। पासवर्ड को चेंज करने के बाद आप क्या करो, सेव कर लो, काम खत्म। आपके सारे काम जो भी आपका पासवर्ड ब्रेक करना था, आपका पासवर्ड ब्रेक हो गया, आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया। बेसिकली स्विच का ये प्रोसेस है। इसको कोई भी लॉजिकल चीज़ पे हम नहीं दिखा सकते, मैं पहले से भी आपको बता रहा था, इसीलिए क्योंकि मोड बटन आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको बस आप थोड़ा याद कर लो। अगर आपको रियल टाइम में कभी, मेरे को रियल टाइम में अगर मिला वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखा दूंगा। नहीं तो कभी अगर आपको रियल टाइम में मिल गया मौका देखने के लिए, तो आप इसे टेस्ट करके देख सकते हो। हालांकि आपके इंस्टीट्यूट में कुछ स्विचेस पड़े हैं ना, उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, आप ये वाला टेस्ट कर लेना, जब भी आपका नेटवर्किंग का वहाँ पे पढ़ाई वगैरह कुछ हो जाए जेटकिंग में, आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपके स्विच के पासवर्ड ब्रेक, जो आपका पासवर्ड रिकवरी के प्रोसेस थे, ये आपका। और अभी के लिए हम बात करेंगे इंटर-VLAN राउटिंग के बारे में। अभी तक जो हमने बात किया था वो हमारा बात ऐसा था कि जनरली जो मैंने बात किया था आपसे, कि एक VLAN से दूसरे VLAN के बीच जो है ना, आपका कम्युनिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक VLAN आपका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन माना जाता है, और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से मैसेज दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में पास नहीं होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और आपको पता है, अगर आप एक ब्रॉडकास्ट डोमेन आपके पास है, तो इसका मतलब ये एक लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन है, और लेयर 3 भी आप मान सकते हैं। मतलब एक लेयर 3 आपका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, और उसे लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन भी आप मान सकते हो। हालांकि ब्रॉडकास्ट आपका लेयर 2 का ही होता है, उसे लेयर 3 भी आप मान सकते हो, क्योंकि जो लेयर 2 का आपके पास ब्रॉडकास्ट डोमेन है, अगर IP वगैरह आप असाइन करते हो, तो वो लेयर 3 का भी ब्रॉडकास्ट डोमेन माना जाता है। और ब्रॉडकास्ट मैसेज के बारे में भी मैंने आपको जो कुछ बताया था, उसके हिसाब से आपका वही होता है कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से बाहर आपका मैसेज कभी भी ट्रैवल नहीं करता है, कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज अगर आपका जनरेट होता है। लेकिन अगर हमारा सिनेरियो में ऐसा है, इसको मैं टॉपिक का नाम जो है ना, इंटर-VLAN राउटिंग नहीं दूंगा, इंटर-VLAN कम्युनिकेशन में रखूंगा ये टॉपिक का नाम। हालांकि आपके बुक में आपको देखने को मिलेगा इंटर-VLAN राउटिंग वगैरह, लेकिन मैं इसको इंटर-VLAN कम्युनिकेशन रखूंगा,
इसके अंदर मैं रखूंगा इंटर VLAN राउटिंग को, ठीक है। क्यों, आपको आगे पता चल जाएगा। अभी देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास ये एक स्विच था, अभी कोई भी राउटर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बस स्विच VLAN इसी के बारे में, लेयर 2 टेक्नोलॉजी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। इसमें 2 यूजर मेरे कनेक्टेड थे, फॉर एग्जांपल 2 यूजर, ये VLAN 10 का मेंबर था, ये VLAN 20 का मेंबर था। 2 VLAN अगर हम एक स्विच के अंदर बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एक स्विच को हम लॉजिकली डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने लॉजिकली डिवाइड कर दी। ये पार्ट मेरा हो गया VLAN 10 का, आप ऐसा मानो, ये पार्ट मेरा हो गया VLAN 20 का। अभी VLAN के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये यूजर अगर VLAN 10 में है, ए वाला यूजर बी अगर VLAN 10 में है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। स्विच के कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर एक लाइन में बोल दो रिवाइज करके आपको, तो ऐसा है, ए अगर कोई भी ट्रैफिक बी के लिए भेजेगा, सबसे पहले जब स्विच के पास आएगा, स्विच क्या करेगा, सोर्स मैक एड्रेस को देख के VLAN 10 के लिए एक मैक एड्रेस टेबल में एंट्री बनाएगा। उसके बाद बी मैक एड्रेस के लिए वो देखेगा, अगर बी के लिए एंट्री नहीं है तो अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग कर देगा, और आपका अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग कहाँ जाएगा, उसी VLAN 10 के अंदर जो भी आपका पोर्ट है, यूजर है, उन्हीं के पास जाएगा, या फिर कोई ट्रंक पोर्ट जिसमें आपका VLAN 10 अलाउड है उसमें पास हो जाएगा। लेकिन VLAN 20 के पास ये मैसेज आपका कभी भी नहीं जाएगा। ये सी वाला यूजर था VLAN 20 में, ए अगर सी के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। अभी जितने देर तक हमने जो स्विचिंग का कंसेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से आपका ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, एक VLAN से दूसरे VLAN के लिए पॉसिबल नहीं है। और ये जो हमारा आज का टॉपिक है इंटर VLAN कम्युनिकेशन, इसका मतलब यही है, इंटर VLAN कम्युनिकेशन मतलब एक VLAN से दूसरे VLAN के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में हम बात करें, कैसे हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले इंटर VLAN कम्युनिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, अभी मैं राउटिंग के ऊपर नहीं जा रहा हूं, राउटिंग एक इंटर VLAN राउटिंग भी आपका एक लेयर 3 का चीज़ है। बस पहले हम देख लेते हैं लेयर 2 के बेस पे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे हम कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये एग्जाम्पल 1 है, आप ध्यान से देखना, रियल टाइम में भी आपको काम में आ सकते हैं, और हो सकता है कहीं पे भी आपको ये वाला चीज़ आपको कोई ना पढ़ाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले सिनेरियो में मैं एक ही स्विच लेता हूँ, एक यूजर मेरा VLAN 10 में कनेक्टेड है, एक यूजर मेरा VLAN 20 में कनेक्टेड है, 10 और 20। अभी आपको पता है अगर ए बी के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा तो ए बी के पास कोई भी ट्रैफिक भेजेगा, तो आपको पता है अगर अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग, अगर 10 को पता, 10 के VLAN के लिए आपके डिवाइस क्या करते हैं, मैक एड्रेस टेबल में एंट्री VLAN के बेसिस पे बनाते हैं। अगर VLAN 10 के लिए बी का एंट्री पड़ा है तो उस केस में वो बी के पास भेज देगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगा, आपके मैक एड्रेस टेबल में VLAN 10 के अंदर बी के लिए कोई भी एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ये VLAN 20 का मेंबर है। मान लो ये डिवाइस आपको बी के लिए कोई भी ट्रैफिक अभी भेजेगा ना, तो आपका क्या होगा, उस केस में आपके डिवाइस क्या करेगा, अभी अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग सबसे पहले करेगा, ठीक है। तो अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग के हिसाब से भी आपको पता है ये डिवाइस के केस में ए से जो भी ट्रैफिक आपका जनरेट है वो किसके पास जाएगा, VLAN 10 का कोई अगर मेंबर है तो उनके पास चला जाएगा, लेकिन VLAN 20 का कोई मेंबर के पास नहीं जाएगा। और ट्रंक लिंक यहाँ पे कोई है नहीं, क्योंकि एक ही स्विच के बारे में हम बात कर रहे हैं। और VLAN 20 का भी सेम सीन यहाँ पे रहेगा, VLAN 20 का अगर कोई भी यूजर ऐसे कोशिश करेगा तो उसी तरह आपका VLAN 20 के लिए वो लिमिट रहेगा। हम ऐसा कर सकते हैं, हम अगर यहाँ से कोई एक लिंक कनेक्ट कर लेते हैं, एक केबल हमने कनेक्ट किया, ये वाले पोर्ट को हमने VLAN 10 का मेंबर बनाया एक LAN केबल कनेक्ट करके, और दूसरे एंड हमने VLAN 20 पे कनेक्ट कर दी। ये पोर्ट आपका VLAN 20 का मेंबर बनेगा, ये पोर्ट आपका VLAN 10 का मेंबर बनेगा। तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन हो सकता है कि नहीं, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। कैसे, ये भी पोर्ट आपका VLAN 10 का मेंबर है, और आपको पता है टैग वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन आपका होता है वो एक्सेस पोर्ट में नहीं लगता है, आपका कहाँ पे लगता है, आपका ट्रंक पोर्ट पे ही लगता है। कोई अगर ट्रंक लिंक आपके पास है तो वहाँ से कोई ट्रैफिक अगर आपके आगे जाता है तो उस केस में आपका ट्रैफिक में क्या हो सकता है, आपका टैग लग सकता है, .1q का हो सकता है, ISL का हो सकता है। लेकिन ये मैंने एक्सेस लिंक बनाया और VLAN 10 का मेंबर बना दिया, और इसको भी एक्सेस लिंक बनाया, तो इससे कोई भी ट्रैफिक आगे जाएगा, उससे कोई टैग, उसमें कोई टैग नहीं होगा। तो अभी क्या हो सकता है, ए जब भी कोई ट्रैफिक बी के लिए इसके पास भेजेगा, ये ट्रैफिक, ये स्विच क्या करेगा, अपने मैक एड्रेस टेबल चेक करेगा, चेक करने के बाद इसको 10 के लिए VLAN 10 में मैक एड्रेस टेबल में कोई एंट्री नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, इसको सारे पोर्ट जो कि VLAN 10 के मेंबर है उस पोर्ट से भेज देगा, ये वाले पोर्ट से भी आगे भेजेगा अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग करके, यहाँ से भी, और ये भी VLAन 10 का मेंबर है, यहाँ से भी आगे भेज देगा। और यहाँ से जो ट्रैफिक जा रहा है आगे, इसमें तो ऐसा कुछ टैग वगैरह नहीं है ना कि ये VLAN 10 का ही है, तो टैग वगैरह कुछ नहीं है, तो ये किसी भी VLAN का हो सकता है। तो ये VLAN 10 का पोर्ट था, इसलिए VLAN 10 का ट्रैफिक स्विच ने आगे भेजा, ये ट्रैफिक अभी घूम के VLAN 20 के पास आ गया।
और ये पोर्ट के पास जब पहुंचा VLAN 20 में ना, इसमें कोई टैग नहीं था, तो VLAN 20 तो आराम से एक्सेप्ट कर लेगा इसे। और एक्सेप्ट करने के बाद ये देखेगा फिर VLAN 20 के लिए ये देखेगा कि कोई मेरे पास B के लिए एंट्री पड़ा है कि नहीं पड़ा है। B के लिए अगर एंट्री नहीं पड़ा है तो उस केस में आपका फिर से आर्क रिजोल्यूशन वगैरह जो भी होता है आर्क के टाइम हम देखेंगे, तो उसके मतलब वजह से आपका एंट्री बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है ट्रैफिक क्या होगा, ये जो डिवाइस B के पास चला जाएगा। अभी अगर मैक एड्रेस टेबल में आप एंट्री देखोगे तो मैक एड्रेस टेबल के लिए VLAN 10 के लिए आप देखोगे आपको एक B के लिए एक एंट्री मिल जाएगा और उसका पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर आपका आ जाएगा। जो भी ये पोर्ट नंबर है ना, ये पोर्ट नंबर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ये जो डिवाइस A था ना, इसके लिए भी VLAN 20 के लिए भी आपको एक एंट्री देखने को मिलेगा। किसमें, ये वाले पोर्ट के लिए A के लिए एंट्री देखने को मिलेगा और पोर्ट आपका ये हो जाएगा। और आपको VLAN 10 के लिए भी आपको A डिवाइस के लिए एंट्री देखने को मिलेगा, VLAN 20 के लिए भी आपको B डिवाइस के लिए एंट्री देखने को मिलेगा आपके मैक एड्रेस टेबल में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक पोर्ट में आपका दो मैक एड्रेस का एक पोर्ट में हो सकता है आपका मल्टीपल मैक एड्रेस का एंट्री आपको मिल सकता है, लेकिन एक मैक एड्रेस का एंट्री आपको मल्टीपल पोर्ट में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग है। आपको VLAN 10 के लिए एंट्री मिल रहा है। A के लिए अगर आप देखोगे ये वाला एंट्री, ये एंट्री आपका VLAN 20 के लिए एक एंट्री है, VLAN 10 के लिए एक एंट्री है। मतलब VLAN वाइज आपका अलग अलग से एंट्री मिल रहा है। और आपको पता है लॉजिकली VLAN बनाना मतलब एक स्विच को लॉजिकली डिवाइड कर देना। ठीक है, तो हमारे पास अभी लॉजिकली दो स्विच है, तो ऐसा आप मान सकते हो। तो दो स्विच के हिसाब से यहाँ पे लूप बनने का कोई चांस भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे चाहो तो आप इंटर VLAN कम्युनिकेशन करा सकते हो। इसलिए मैं इसको इंटर VLAN कम्युनिकेशन मैंने टॉपिक का नाम ले लिया, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन यहाँ पे कोई राउटिंग का नाम नहीं है। हम बस एक VLAN से दूसरे VLAN के बीच कम्युनिकेशन करा रहे हैं। और यही सेम कम्युनिकेशन अभी हम क्या करेंगे, दो स्विच के बीच करा के देखेंगे। इसमें बस मैंने VLAN 10 बनाया, इसमें VLAN 20 बनाया। अब तक ये जो लिंक कनेक्ट है, ये कौन सा लिंक है मैं नहीं बता रहा हूँ। ये डिवाइस मेरा VLAN 10 का मेंबर है, ये डिवाइस मेरा VLAN 20 का मेंबर है। ये A वाला डिवाइस हो गया, ये B वाला डिवाइस हो गया। अब हम एक काम कर सकते हैं, ये वाले पोर्ट को VLAN 10 का मेंबर बना दो, ये वाले पोर्ट को VLAN 20 का मेंबर बना दो। अभी क्या होगा आप देखो, ये डिवाइस जब भी B वाले डिवाइस के पास डाटा भेजेगा, इसके पास आ जाएगा। इसके पास B वाले का पहले ये जो स्विच है ना आपके पास 1 नंबर स्विच है, ये 2 नंबर आप मान लो। 1 नंबर स्विच के पास अभी B वाले के लिए कोई एंट्री नहीं है, ये अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग करेगा, सारे VLAN में 10 वाले मेंबर को भेज देगा, तो ये वाले के पास भी चला जाएगा आगे और इसको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। और ये मेरा एक्सेस लिंक है, क्योंकि इसको मैंने VLAN 10 का मेंबर बनाया, इसको VLAN 20 का मेंबर बनाया एक्सेस पोर्ट बना के। तो ये ट्रैफिक मेरा VLAN 20 के पास यहाँ पे पहुँच गया। तो पहुँचने के बाद VLAN 20 क्या करेगा, B का इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा और इन्फॉर्मेशन ढूंढने के बाद कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा। तो ऐसे करके भी आप कम्युनिकेशन करा सकते हो। और ट्रंक लिंक पे अगर आप देखोगे तो ट्रंक लिंक के केस में आपका हो सकता है, कैसे आपका हो जाएगा, ये स्विच A है, ये स्विच B है। ठीक है, लेकिन ये सजेस्टेड नहीं है, ये ट्रंक लिंक मेरे पास है। इसमें आपने VLAN 10 क्रिएट किया, इसमें 20 क्रिएट किया। तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो ट्रंक लिंक आपके पास है, इस ट्रंक लिंक में आप क्या करो, VLAN 10 को नेटिव VLAN बना दो। इस वाले ट्रंक लिंक पे आपको VLAN 20 को नेटिव VLAN बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है नेटिव VLAN के लिए जो भी ट्रैफिक, और आपका ये जो ट्रंक लिंक के लिए आपका जो टैगिंग है ना, वो .1q होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपके नेटिव VLAN जो होता है उसमें कोई टैग नहीं लगता है। तो VLAN 10 को आपने नेटिव VLAN बना दिया, ये VLAन 10 का यूजर था, कोई भी ट्रैफिक भेजा तो यहाँ से अनटैग होकर आप आगे चला गया। इसको जब ये वाले पोर्ट पे ये अनटैग वाला ट्रैफिक रिसीव होगा ना, रिसीव होने के बाद इसको पता चल जाएगा कि ये वाला ट्रैफिक जो है VLAN 20 के लिए है, इसे पता चलेगा। क्योंकि ये जो ट्रैफिक आगे से आ रहा है इसमें कोई टैग नहीं है। और नेटिव VLAN का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, क्योंकि हमने .1q चला के रखा है, तो ये VLAN 20 के लिए एक्सेप्ट करके आगे प्रोसेस कर लेगा। लेकिन इस केस में आपका एक दिक्कत है, यहाँ पे आपको बार बार डिवाइस के ऊपर नेटिव VLAN मिसमैच का मैसेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो STP का BPDU होता है ना, उस BPDU के अंदर जो आपका PVID TLV करके है, पर VLAN आइडेंटिफायर टाइप लेंथ वैल्यू वाला एक फील्ड है, तो उसमें आपका यहाँ से जब भी कोई BPDU मैसेज आगे जाएगा ना, उसमें VLAN 10 का इन्फॉर्मेशन होता है। और ये जब यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, इसको पता चलेगा उस BPDU के अंदर ये मैसेज जो है ये VLAN 10 के लिए है और मेरे यहाँ पे नेटिव VLAN 20 है। तो उससे इसको पता चल जाता है और ये क्या करता है, नेटिव VLAN मिसमैच का जो मैसेज है ये आपका जो है शो करता रहेगा। लेकिन ये जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये पॉसिबिलिटी है लेकिन सजेस्टेड नहीं है। क्योंकि आपको कभी भी एक स्विच के ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो और एक केबल, यहाँ पे आपका एक केबल जा रहा है खर्चा,
और दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्विच पे आपको एक ही VLAN आपने बनाया, दूसरे स्विच पे आपने दूसरी VLAN, और स्विचेस के बीच हम कभी भी क्या नहीं करते, एक्सेस लिंक नहीं लगाते। और बात भी है यहाँ पे 2 VLAN के बारे में मैंने बात किया, हो सकता है आपके पास 5, 6, 10 VLAN भी हो सकता है, तो उस केस में सारे VLAN के लिए कम्युनिकेशन ये वाले प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है। और ये वाले प्रोसेस से अगर आप जाओगे, आपके पास स्विच ऐसा है, मान लो कि आपने 5 VLAN बनाया, 1 2 3 4 5, आपने 5 VLAN बनाया, तो VLAN 1 से 2 में कम्युनिकेशन कराने के लिए एक कनेक्शन, 1 से 3 में कम्युनिकेशन के लिए एक कनेक्शन, 1 से 4 के लिए एक कनेक्शन आपको चाहिए, 1 से 5 के लिए एक कनेक्शन। इसी तरह फिर 2 से 3 के लिए एक कनेक्शन, 2 से 4 के लिए एक कनेक्शन, 2 से 5 के लिए एक कनेक्शन। मतलब यहाँ पे आपको जितना लिंक आप एक्सेस लिंक कनेक्ट करोगे ना, ये आपका हो जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, इतने सारे लिंक आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 5 लिंक है, 5 VLAN है टोटल, तो आपको कितना लिंक चाहिए, मतलब 5 VLAN के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए 5 इंटू 5-1 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10 लिंक आपको टोटल चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। अपने डिवाइस के पास 24 पोर्ट होगा, 48 पोर्ट होगा, उसमें से अगर 10, 20 इस तरह का पोर्ट हम दे देंगे एक्सेस लिंक कनेक्ट करने के लिए, तो क्या फ़ायदा, हम कितना यूजर कनेक्ट करेंगे। तो ये सजेस्टेड नहीं है, लेकिन हालांकि कभी कभी आपको इंटरव्यू वगैरह में अगर आपका फ्लो अच्छे से पता है तो आप ये वाला भी आप बता सकते हो कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो सजेस्टेड है मेथड, उससे हम क्या बोलते हैं, इंटर VLAN राउटिंग। ठीक है, इंटर VLAN राउटिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आपको पता है, सीधी सी बात है, 2 VLAN के बीच कम्युनिकेशन, मतलब 2 लेयर 2 डोमेन के बीच आप कम्युनिकेशन करा रहे हो। तो 2 लेयर 2 नेटवर्क या फिर लेयर 2 डोमेन के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें बेसिकली एक लेयर 3 की जरूरत होता है, लेयर 3 डिवाइस या फिर एक लेयर 3 डिवाइस की हमें जरूरत होता है। जो लेयर 3 एक ऐसा है, ये क्या कर सकता है, आप देखो, ये अगर आपके पास एक VLAN है, इसका ये हो गया आपका बाउंड्री, ये दूसरे VLAN आपके लिए है, ये हो गया आपका बाउंड्री। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको लेयर 3 कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, तो ये लेयर 3 कम्युनिकेशन कराने के लिए हमारे पास इंटर VLAN राउटिंग है। और इंटर VLAN राउटिंग में भी हमारे पास 2 प्रोसेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस क्या आ गया, स्विच के बारे में अगर हम बात करेंगे, बाय क्रिएटिंग SBI। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास एक स्विच था, इसको हमने लॉजिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, ये VLAN 10 हो गया, ये VLAN 20 हो गया। हाँ, एक लाइन आपको याद रखना है, जब भी आप इंटर VLAN राउटिंग के बारे में बात करते हो तो आपको 2 लेयर 2 डोमेन को लेयर 3 डोमेन में ही कन्वर्ट करके आपको कम्युनिकेशन कराना है। तो इसीलिए आप VLAN 10 के लिए जो नेटवर्क यूज कर रहे हो, VLAN 20 के लिए सेम नेटवर्क आप यूज नहीं कर सकते, तो आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मेरा कहने का मतलब यही है कि VLAN 10 के लिए अगर आप 10 का नेटवर्क यूज कर रहे हो /24 या कुछ भी आप यूज कर रहे हो, तो VLAN 20 के लिए सेम आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपका नेटवर्क जो है वो अलग होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है लेयर 3 मतलब आपका एक सबनेट होता है। ठीक है, एक लेयर 3 नेटवर्क मतलब वो आपका अलग सा एक सबनेट या फिर अलग सा एक नेटवर्क होता है लेयर 3 का। तो उसमें बेसिकली हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, एक अलग सा लेयर 3 नेटवर्क आपको यूज करना होता है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप एक काम करो, ये जो आपके पास VLAN 10 है ना, इसके ऊपर आप एक SBI क्रिएट कर दो। VLAN 10 के लिए SBI 10 करके आप VLAN 10 के लिए क्रिएट कर दो और इसको एक IP दे दो, जो कि ये VLAN 10 के लिए जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, जो सबनेट आप यूज कर रहे हो, उसमें से एक IP आप इसको दे दो। VLAN 20 के लिए भी आप एक SBI क्रिएट करो सेम स्विच के ऊपर, और आप क्या करो, इसको भी एक IP दे दो, VLAN 20 के नेटवर्क में से एक IP, और इन दोनों के बीच आप डिवाइस को राउटिंग कैपेबिलिटी दे दो। आपके पास एक कमांड होता है IP राउटिंग, ये कमांड आपको चलाना पड़ता है। ये मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक स्विच है, इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 PC कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये PC जो फास्ट वाला PC है, इसको मैं 10 वाला नेटवर्क से IP दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरा VLAN 10 का यूजर हो गया, और इसमें मैं क्या करता हूँ, 20 वाला का IP दे देता हूँ, 20.0.0.1।
यहाँ पे थोड़ा डिफ़ॉल्ट गेटवे का कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे हम राउटिंग के टाइम देखेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा। ओहो, मैंने नोट गलती से। और फास्ट इथरनेट 0/1 को हम क्या करेंगे, VLAN 10 का मेंबर करेंगे। फास्ट इथरनेट 0/2 को हम VLAN 20 का मेंबर करेंगे। जीरो बाई वन को हम क्या करेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है। मैं इसको थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ कमांड, इसलिए क्योंकि ये कमांड ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और हम एक काम करते हैं, इसमें स्पैनिंग ट्री पोर्ट फर्स्ट एनाबल कर देते हैं। ठीक है, हमारा सारे पोर्ट जो है आ गए। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, दो VLAN, मेरा VLAN 10 और 20 बन गया। अब हम एक बार ट्राई करते हैं और एक डिवाइस को हम VLAN 10 में कनेक्ट कर लेते हैं। कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं पहले देख लेते हैं, ठीक है। इस डिवाइस को मैं IP दे देता हूँ 10.0.2, ठीक है। और ये पोर्ट को भी हम फास्ट इथरनेट 0/3 को भी हम क्या करते हैं, VLAN 10 का मेंबर बना देते हैं। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ, ये जो VLAN 10 का PC था, इससे हम ट्राई करेंगे 10.0.0.2 पिंग हो रहा है कि नहीं, कोशिश करेंगे। अब देखो ये कनेक्शन हमारा सक्सेस है, पिंग का रिप्लाई मेरे पास आ रहा है। सक्सेस रेट आपको 100% दिख रहा होगा, 0% लॉस, सक्सेस रेट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। सेम कम्युनिकेशन हम ट्राई करेंगे 20.0.0.1 जो दूसरे डिवाइस है, देखो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम VLAN के मतलब यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, तो सेम VLAN का बाय डिफॉल्ट जैसा है कॉन्सेप्ट, सेम VLAN के बीच में आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, एक VLAN से दूसरे VLAN में कम्युनिकेशन आपका नहीं हो रहा है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे, अभी इंटरफेस VLAN 10 के लिए हम एक SBI बना लेंगे, एक लॉजिकल इंटरफेस हम बनाएंगे, किसके लिए, VLAN 10 के लिए। और इसको हम क्या करेंगे, VLAN 10 के लिए हम 10 का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो हम 10 का ही एक IP दे देंगे। मैंने क्या किया, 10.0.0.100 मैंने दे दिया, और ये इसका सबनेट मास्क मैंने दे दिया। और VLAN 20 के लिए भी हम क्या करेंगे, 20 की नेटवर्क से एक IP दे देंगे, सॉरी, ठीक है। इंटरफेस VLAN 20, IP एड्रेस 20.0.0.100 और /8 का सबनेट मास्क में यूज कर रहा हूँ। हमने दो लॉजिकल इंटरफेस दो VLAN के लिए बना दी। और इस डिवाइस को हम क्या करेंगे, आपके स्विच में बाय डिफॉल्ट आपके पास राउटिंग कैपेबिलिटी नहीं होता है, स्विचिंग का सिर्फ कैपेबिलिटी होता है। और इसको राउटिंग कैपेबिलिटी देने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है IP राउटिंग, ठीक है। IP उसके बाद राउटिंग, आपको पूरा टाइप करने की जरूरत होता है। तो हमने इस डिवाइस को भी राउटिंग की कैपेबिलिटी दे दी। अब देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दिखेगा कि नहीं, नो IP राउटिंग फिर मैंने कर दिया, कैपेबिलिटी हटा दिया। डू सो IP राउट, सो IP राउट करके एक आपके पास कमांड है। जब आप ये कमांड सेट करोगे तो आपको इस तरह का अगर आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है, डिफॉल्ट गेटवे इज नॉट सेट, ICMP रिडायरेक्ट, ये छोड़ दो, ये अगर कमांड आपको इस तरह का आउटपुट दिख रहा है, तो इसका मतलब इस डिवाइस में आपका राउटिंग एनेबल नहीं है। इसको ज़्यादा हम राउटिंग के टाइम देखेंगे। और IP राउटिंग जब हम चला लेंगे, फिर से हम सेम कमांड अगर चलाएंगे, तो आप देख लो आपके पास राउटिंग का ऑप्शन आ गया। आपको इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा, आपको कुछ राउटिंग एंट्री देखने को मिलेंगे। अभी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो राउटिंग का एंट्री दो VLAN 10 के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड और VLAN 20 के लिए जो नेटवर्क है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे को दिख रहा है। और ये आउटपुट क्या है अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हम राउटिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब भी अगर मैं कोशिश करता हूँ, तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया, यहाँ से अभी 20 के लिए पिंग हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, आपके डिवाइस में हम राउटिंग के टाइम देखेंगे, डिफॉल्ट गेटवे के बारे में पढ़ेंगे। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए आपके डिवाइस को एक डिफॉल्ट गेटवे की ज़रूरत होता है।
जैसे है ना, फॉर एग्जांपल गेटवे के टाइम भी हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में आप हो, तो क्लासरूम के अंदर कहीं पे भी आप घूम सकते हो, किसी बच्चे के पास जा सकते हो, किसी को भी कुछ बोल सकते हो। लेकिन एक क्लासरूम आपका एक लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन या फिर लेयर 3 डोमेन आपका हो गया, दूसरे क्लासरूम आपका दूसरा लेयर 3 डोमेन हो गया। लेकिन एक क्लासरूम से कोई भी बात दूसरे क्लासरूम के बच्चे को जाके बोलने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। किसका? अपने क्लास टीचर का। जो भी आपके क्लास में टीचर है उनसे परमिशन लेके आपको बाहर जाना पड़ता है बात बताने के लिए। तो यहाँ पे भी आपका गेटवे उस तरह का काम करता है। आप टीचर को अपना गेटवे मान लो, आपको बाहर जाना है, आप टीचर को आप पूछ के जाओगे। तो यहाँ पे भी आपके डिवाइस के लिए क्या होता है, गेटवे आपका इसी तरह का काम करता है। जब भी आपके डिवाइस किसी दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, वो डेटा क्या करता है, डायरेक्ट गेटवे को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे गेटवे आपका कौन बनेगा, जो एसबीआई इंटरफेस का आईपी हमने बनाया था ना, वो आईपी आपका ये डिवाइस के लिए गेटवे बनेगा। मतलब हमारा गेटवे कौन है, ये स्विच हमारा गेटवे है, ये सारे पीसी के लिए। तो इसी VLAN स्विच में VLAN 10 के लिए ये मेंबर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी VLAN 10 का स्विच में जो आईपी एड्रेस है उसको गेटवे की तरह हम दे देंगे। मैंने दे दिया। अभी ये वाले डिवाइस को भी हमको देना पड़ेगा, क्योंकि इस डिवाइस को भी रिटर्न का भी रिप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इस डिवाइस ये VLAN 20 का मेंबर है, तो इसका गेटवे स्विच में जो हमने 20 के लिए आईपी बनाया था उसको मैं दे देता हूँ। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं चेक करने के लिए। देखो अभी कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो जो मैंने प्रोसेस बताया आप ये भी कर सकते हो। आप उसी डिवाइस के ऊपर आप राउटिंग कर सकते हो, और राउटिंग करके आप क्या कर सकते हो, दूसरे डिवाइस के साथ दूसरे VLAN में जो है वो कम्युनिकेट आप करा सकते हो। ये आपके पास एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के बाद भी हमारे पास और एक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, राउटर ऑन स्टिक मेथड। या फिर कोई इसे रॉस मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी अगर कोई आपको रॉस बोल रहा है, कोई शॉर्टकट में बोलते हैं ना, तो आप समझ लेना आपको कोई राउटर ऑन स्टिक के बारे में बता रहा है। तो ये मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक दूसरा राउटर या फिर लेयर 3 डिवाइस हमें कनेक्ट करने की जरूरत होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एसबीआई को पहले हटा देते हैं। कहाँ गया? ठीक है, इसमें हम पहले क्या करते हैं, नो इंटरफेस VLAN 10, नो इंटरफेस VLAN 20। ठीक है, 10 और 20 जो आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया था 200। अब देख लो यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस अभी नहीं है। हमने जो इंटरफेस बनाया था 10 और 20 के लिए वो हमने हटा दिया। ठीक है, तो अभी हमारा कम्युनिकेशन भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। कम्युनिकेशन 20 के लिए फेल हो गया होगा। अभी के लिए देखो 20 के लिए कोई कम्युनिकेशन 10 से नहीं हो रहा है। तो राउटर ऑन स्टिक मेथड के लिए आपके पास एक लेयर 3 डिवाइस की जरूरत होगा। हम क्या करेंगे, ये हमारा स्विच है, 2 VLAN हमने क्रिएट किया, इसमें एक यूजर बैठा है, इसमें भी एक यूजर बैठा है। इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर कर लेंगे, और यहाँ पे एक राउटर या फिर कोई लेयर 3 डिवाइस हम लगा लेंगे। राउटर हो सकता है, MLS हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रंक लिंक जो आपके पास है ये VLAN 10 के लिए 20 के लिए दोनों के लिए ट्रैफिक आगे भेज सकता है। अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग, ब्रॉडकास्ट फ्लोटिंग कुछ भी इसको करना है ना, तो ये आगे भेज सकता है। और राउटर को हमेशा ये वाला जो फिजिकल कनेक्शन है ना, इस फिजिकल कनेक्शन में ये वाला ट्रैफिक रिसीव होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस राउटर के पास, जैसे कि इस राउटर के पास लेयर 3 कैपेबिलिटी है, राउटिंग कैपेबिलिटी है, तो एक नेटवर्क का ट्रैफिक दूसरे नेटवर्क में ये पास करा सकता है। तो हमारे पास ये तो 10 तो एक नेटवर्क हो गया, 20 एक नेटवर्क है, तो इसके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन दोनों का ट्रैफिक जो है एक ही इंटरफेस पे हिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फिजिकल इंटरफेस को हमारे पास VLAN के हिसाब से हम इसे डिवाइड कर देंगे। इसको किस में डिवाइड करेंगे, हम 2 सब इंटरफेस में डिवाइड करेंगे। SI में लिख रहा हूँ, एक सब इंटरफेस 10 के लिए हम बनाएंगे, एक 20 के लिए बनाएंगे। 10 के लिए हम सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, जो नेटवर्क 10 के लिए हम यूज कर रहे थे गेटवे आईपी 100 वाला, तो 10 में से कोई एक आईपी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे। 20 के लिए, 20 का सब इंटरफेस के लिए एक आईपी हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्फ़िगर कर लेंगे। और करने के बाद इसके पास ऑलरेडी राउटिंग कैपेबिलिटी है, तो दोनों के बीच में आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। अभी सब इंटरफेस में ट्रैफिक को पहचानने के लिए कि VLAN 10 के लिए कौन सा ट्रैफिक है, VLAN 20 के लिए कौन सा ट्रैफिक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब इंटरफेस के अंदर हम एनकैप्सुलेशन सेट करेंगे। .1q जो आपके पास एनकैप्सुलेशन है ना, ये एनकैप्सुलेशन हम सेट करेंगे। और राउटर ऑन स्टिक मेथड के लिए ये ट्रंक लिंक आपका .1q एनकैप्सुलेशन ही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, इसका प्रैक्टिकल में आपको समझ में आ जाएगा।
अब सेम सिनेरियो लेके हम क्या करेंगे, एक राउटर लगाएंगे, मैंने ले लिया, एक कनेक्शन हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। अभी स्विच पे जाके ये जो फास्ट इथरनेट 0/4 हमारे पास है, इसे ट्रंक बना लेते हैं, ठीक है, ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये कमांड मैंने चला लिया, ठीक है, ये आपका ट्रंक लिंक अभी बन गया। मतलब इस लिंक के पास अभी कैपेबिलिटी है दोनों VLAN के लिए ट्रैफिक आगे भेजने के लिए। अभी ट्रैफिक मेरा राउटर के पास आएगा, तो राउटर में भी हमें कुछ करना पड़ेगा। अभी राउटर में पहले हम चेक कर लेते हैं कौन सा इंटरफेस से फास्ट इथरनेट 0/0 है। तो कुछ भी करने के लिए आपको पता है स्विच में आपका इंटरफेस जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका ऑफ स्टेट में होते हैं, लेकिन राउटर में आपका डाउन स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नो शटडाउन कर लेंगे। शटडाउन और नो शटडाउन जब भी हम करेंगे, इस इंटरफेस के जो कमांड है ना, पूरे ग्लोबल इंटरफेस के अंदर हम आएंगे और शटडाउन और नो शटडाउन जो भी करना है हम कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, इसमें हमें पता है 2 VLAN का ट्रैफिक रिसीव होगा, तो इसलिए हम इस इंटरफेस को 2 सब इंटरफेस में डिवाइड करेंगे। तो सब इंटरफेस में हम कैसे करेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, उसके बाद हम डॉट लगाएंगे, जो भी हमें सब इंटरफेस जिसके लिए देना है नाम के नंबर के हिसाब से हम यहाँ पे बनाएंगे। कैसे, मैं ऐसा चाहता हूँ VLAN 10 के लिए मैं 10 रखना चाहता हूँ, .10 रखना चाहता हूँ पहचान के लिए, तो हमने बना लिया। और ये आपका सेम इंटरफेस आपका 0/0 अभी और एक लॉजिकल इंटरफेस में आपका डिवाइड हो गया 0/1। जैसे आप स्विच में कर रहे थे ना, एक स्विच को VLAN बना के लॉजिकल डिवाइस में आप डिवाइड कर रहे थे, इसी तरह एक इंटरफेस का हम अभी क्या किए, सब इंटरफेस मतलब एक लॉजिकल इंटरफेस में हम डिवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे पार्ट में अभी हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। अभी इस VLAN 10 में जो आपके पास है ना, इसके पास जो ट्रैफिक स्विच की तरफ से आएगा, स्विच की तरफ से ट्रंक लिंक में जो भी ट्रैफिक आता है उसमें कुछ टैग आते हैं, लेकिन ये आपके राउटर का इंटरफेस है ना, वो उस टैग को नहीं पहचान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सब इंटरफेस को अभी कैपेबिलिटी दे देंगे एनकैप्सुलेशन को समझने के लिए, जो .1q एनकैप्सुलेशन है उसको समझने के लिए, और VLAN 10 के लिए कौन सा ट्रैफिक है, VLAN 20 के लिए कौन सा ट्रैफिक है उसको पहचानने के लिए। क्यों, क्योंकि आपको डिवाइस को आप देख लो, आपके पास एक लिंक है, ये आपका राउटर हो गया, ये स्विच हो गया, ये ट्रंक लिंक आपने स्विच पे कॉन्फ़िगर किया, आपके स्विचिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको डिवाइस को पता है कि ये ट्रंक लिंक है, मतलब बहुत सारे VLAN के लिए ट्रैफिक ले सकता है। लेकिन मेरे राउटर के पास मैं जितने भी सब इंटरफेस में इसके डिवाइड कर दूं, राउटर के पास तो कोई ट्रंक का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लेकिन जितने भी सब इंटरफेस में मैं डिवाइड कर दूं, तो उसके बाद भी उसको ट्रैफिक फिजिकली एक ही इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है ना, तो उसको भी पता होना चाहिए 10 के लिए कौन सा ट्रैफिक है, 20 के लिए कौन सा ट्रैफिक है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक कैपेबिलिटी दे देंगे एनकैप्सुलेशन को पहचानने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एनकैप्सुलेशन अभी सेट करेंगे। एनकैप्सुलेशन अभी मैंने आपको बताया था, सिर्फ आपके पास .1q का ही ऑप्शन है, इसीलिए आप स्विच के तरफ भी .1q आप चला लो, .1q। उसके बाद मैं क्या करूंगा, VLAN का नंबर एंटर करूंगा, VLAN ID, कौन से VLAN के लिए ट्रैफिक है इसको पहचान देने के लिए। तो मैंने VLAN 10 के लिए इसको मैंने बनाया ये सब इंटरफेस, और मैंने इसको VLAN 10 के लिए एनकैप्सुलेशन भी सेट कर दी। मतलब जब भी VLAN 10 मतलब 10 ID के साथ, VLAN ID के साथ जब भी कोई ट्रैफिक इसके पास आएगा, .1q हेडर के अंदर इसको पता चलेगा राउटर को, तो ये समझेगा कि ये आपका ट्रैफिक किसके लिए आ रहा है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.10 सब इंटरफेस के लिए आ रहा है। तो मैंने अभी क्या करूंगा, ये करने के बाद हम एक काम करेंगे, इसको 10 का नेटवर्क जो भी हम यूज कर रहे हैं VLAN 10 के लिए उसका एक IP दे देंगे। तो मैं 10.0. जो IP वहाँ पे मैं यूज कर रहा था उसको मैं दे देता हूँ। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अपने डिवाइस में ऑलरेडी 100 वाला IP जो है ना, ये हमने डिफॉल्ट गेटवे की तरह सेट करके रखा है। कोई दूसरा IP अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ तो वहाँ पे मेरे को फिर से गेटवे चेंज करने की जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं ये सेम IP दे दिया। तो हमने IP एड्रेस दे दी सेम। अभी हम क्या करेंगे, VLAN 20 के लिए फास्ट इथरनेट 0/0.20, मैं यहाँ पे 20 ले रहा हूँ, आप चाहो तो 20 के लिए 5 भी आप लिख सकते हो, ये 20 की जगह आपके हिसाब से ये डिपेंड करता है। मैं बस पहचानने के लिए ईजी हो जाए थोड़ा, कभी समझने के लिए मैं इसलिए सेम ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, फिर इसको भी एनकैप्सुलेशन दे दूंगा, एनकैप्सुलेशन कैपेबिलिटी दे दूंगा .1q और VLAN 20 को पहचानने के लिए। लेकिन आपको याद रहे, ये जो नंबर आप दे रहे हो ये आपका सेम VLAN का नंबर होना चाहिए, जो स्विच में आपका जो VLAN बना है जिसके लिए ट्रैफिक आपका आ रहा है। और फिर मैंने इसको IP एड्रेस दे दिया 20.0 सेम 20 नेटवर्क से मैंने एक IP निकाला और इसको दे दिया। अभी मेरे पास हो गया। अभी देखो इसका अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, 200 IP राउट करता हूँ, तो आप देख लो इसमें ऑलरेडी ये कनेक्टेड दिखा रहा है, जैसे स्विच में आ रहा था ना VLAN 10 के लिए कनेक्टेड, VLAN 20 के लिए कनेक्टेड, SBI बनाने के बाद यहाँ पे मेरे को सब इंटरफेस में कनेक्टेड के लिए इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अभी आपका फ्लो कैसा होगा, ये जो डिवाइस जब भी 20 को ट्रैफिक भेजेगा ना, ये क्या करेगा, मैं इसको एक बार
ठीक है, यही पे मैं दिखा सकता हूँ। अब देखो, ये डिवाइस जब भी कोई ट्रैफिक आगे भेजने की कोशिश करेगा किसके पास, ये वाला डिवाइस के पास, तो ये क्या करेगा, अभी ट्रैफिक आपका स्विच के पास भेज देगा। स्विच को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा पहले, तो ये स्विच आपका क्या करेगा, अननोन यूनिकास्ट फ्लोडिंग करेगा, और वो अननोन यूनिकास्ट फ्लोडिंग के हिसाब से ये ट्रैफिक आपका ये ट्रंक लिंक से भी आपका आगे चला जाएगा राउटर के पास। अभी राउटर के पास जब ये ट्रैफिक आएगा, राउटर देखेगा .1Q का एनकैप्सुलेशन है और VLAN नंबर 10 देखेगा। 10 देखने के बाद इसको पता चलेगा जो ट्रैफिक मेरे पास आया है वो फास्ट इथरनेट 0x0.10 के लिए आया है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। करने के बाद राउटर क्या करता है, राउटिंग के टाइम हम पढ़ेंगे, राउटर जब भी कोई ट्रैफिक का डिसीजन लेता है डेस्टिनेशन के लिए, वो राउटिंग टेबल चेक करता है, जैसे स्विच आपका मैक एड्रेस टेबल चेक करता था। अब ये राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल में इसको डेस्टिनेशन आईपी को चेक करेगा, डेस्टिनेशन आईपी के लिए राउटर नेटवर्क चेक करता है, यहाँ पे एग्जैक्ट आईपी नहीं नेटवर्क चेक करता है। ठीक है, राउटिंग के टाइम आप पूरा क्लियर हो जाओगे। तो नेटवर्क जब वो चेक करेगा, इसने देखा डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा है, 10 नेटवर्क के लिए डेस्टिनेशन है, और 10 मेरा फास्ट इथरनेट 0x0.20 वाला आईपी से कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, जो सब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0.20 है ना, उससे ट्रैफिक को एग्जिट करा देगा और स्विच के पास आ जाएगा। अब ये ट्रैफिक जब स्विच के पास आएगा, उसमें टैग लगा होगा VLAN 20 का, तो ये समझ लेगा कि ये VLAN 20 के लिए ट्रैफिक है, और 20 का जो यूजर है उसके पास ये ट्रैफिक भेज देगा और आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। अभी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि सच में ये हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा टाइम, सबसे पहले जब भी आप कोई डिवाइस को पिंग करते हो, वो आर्क रिजोल्यूशन के लिए कुछ टाइम ले लेता है। राउटिंग के टाइम, आर्क के टाइम हम समझ लेंगे ये रिजोल्यूशन क्या होता है, इसलिए थोड़ा 1-2 पैकेट वो ड्रॉप करता रहता है। क्या हो गया इसको, थोड़ा ट्रबल शूट कर लेते हैं। फास्ट 0x0 था आपका ट्रंक है। राउटिंग तो ऑलरेडी इसमें आपका है। कम्युनिकेशन यहाँ से तो हो रहा है। अच्छा, तो अभी नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। ये क्या है ना, आपका पैकेट ट्रेसर वगैरह में थोड़ा बहुत आपका दिक्कत देखने को मिलता है। ये सिमुलेटर होते हैं ना, तो इसमें ये कभी कभी आपको दिक्कत दे देते हैं। हम देख लेते हैं दूसरे नेटवर्क में अभी कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी कम्युनिकेशन आपका हो गया। कुछ नहीं, मैंने बस वो इंटरफेस को शॉर्ट नॉट कर दिया और राउटिंग टेबल को एक बार रिफ्रेश कर लिया। ये सिमुलेटर है तो कभी कभी आपको दिक्कत दे देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, आप बस अपना रास्ता अगर सही है, आपने सही रास्ता अगर चुना है, सही कमांड वगैरह आपने चलाया, तो इसमें कोई टेंशन लेने की आपका ज़रूरत नहीं होता है। तो ये बेसिकली आपका इंटर VLAN राउटिंग के लिए था। तो ये आपके पास बेसिकली कुछ प्रोसेस होते हैं आपको इंटर VLAN कम्युनिकेशन कराने के लिए। आपको बेसिकली एक लॉजिकली आप चाहो तो लेयर 3 कम्युनिकेशन करा के भी राउटिंग वगैरह चला के आप चला सकते हो, जैसे ये मैंने बताया बाय क्रिएटिंग SBI वगैरह, या फिर आप कोई लेयर 3 डिवाइस आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत होता है। ठीक है, और रियल टाइम में जब भी हम राउटिंग वगैरह कॉन्सेप्ट चलाएंगे तो SBI वगैरह बहुत कुछ क्रिएट करके हम भी चलाएंगे। कुछ आगे जो है राउटिंग के टाइम हम देखेंगे ना, तो उसमें भी स्विच का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें भी हम बहुत सारे तरीके, मतलब सेम तरीका है, इंप्लीमेंट करने का तरीका हम अलग अलग सा रखेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, इसमें अगर किसी के पास कोई डाउट